नमस्कार, पावर बूस्टर सीरीज में यह आपका कक्षा 12 का अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य। इस वीडियो के माध्यम से हम एनसीईआरटी के कक्षा 12 के अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य के प्रत्येक लाइन से बने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आता है इस अध्याय का, वो है WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? आपका चैप्टर ही है जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य का जो मतलब है वो WHO क्या कहता है कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात जिसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य, या दुर्बल आकार्यशील जननबंधता, या शारीरिक, मानसिक, कार्यात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य, या शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य। तो यहां पर देखें, आपको मनोवैज्ञानिक का कोई रोल जनन में नहीं होता, तो इसलिए नाते ये क्वेश्चन, ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत होता है। दुर्बल स्वास्थ्य होगा तो वो जनन रूप से स्वस्थ नहीं होगा, ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए शारीरिक, मानसिक, कार्यात्मक रूप से सक्रिय हो या ना हो, जनन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन सी भी गलत है। यहाँ पर अगर देखें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य, ये चारों के चारों जनन स्वास्थ्य की संपूर्ण परिभाषा को व्यक्त करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, जिसमें लोगों के, ऐसे समाज को हम स्वस्थ समाज कह सकते हैं जिसमें रहने वाले जो लोग हैं उनमें क्या चीज होनी चाहिए। जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकारात्मक रूप से स्वस्थ हो, बिल्कुल सही बात है। यौन संबंधित सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो, बिल्कुल सही बात है। शारीरिक व मानसिक विकार से ग्रस्त हो, गलत बात है। यानी अगर हम देखें ऑप्शन डी, जो ए और बी दोनों को सही कहता है, ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि दोनों ही लाइनें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन अर्थात परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, विश्व में भारत पहला ऐसा देश था जिसने एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की जो जनन संबंधी जागरूकता को लोगों तक पहुंचाता है। जनन संबंधी जितने भी रोग हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करता है। परिवार नियोजन के बारे में बात करता है कि छोटा लघु परिवार, उन्नत परिवार के बारे में। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले विश्व में भारत ही एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी 1951 में। बाद में इसका नाम बदलकर परिवार कल्याण कहा गया। इसमें और चीजों को सम्मिलित करते हुए इसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यहां पर याद रखना कि परिवार नियोजन की शुरुआत हुई थी 1951 में। 1971 में एक प्रोसेस होता है उल्व वेधन, जिसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस, जिसमें क्या होता है कि गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग की जांच कर लेते हैं और उसके बाद अगर कन्या है तो उसकी भ्रूण हत्या करा देते थे। तो ये उल्ववेधन वैसे सिर्फ लिंग जांच के लिए नहीं लाया गया था। उल्ववेधन का आविष्कार किया गया था कि जो गर्भ में पल्ला शिशु है उसमें कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है, कोई उपापचयी विकार तो नहीं है, इसको जांचने के लिए लाया गया था। लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा, इसमें लिंग की जांच करके भारत में आपको पता है कि मादा भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होने लगी थी। लिंग की जांच करवा लेते थे, अगर गर्भ में पल्ला शिशु मादा है तो उसकी हत्या करवा देते थे। तो भारत सरकार ने उल्ववेधन पर कानूनी स्वीकृति प्रदान की 1971 में, कुछ सख्त निर्देशों के साथ कि लिंग की जांच नहीं होना चाहिए। तो उल्ववेधन के लिए कानूनी स्वीकृति 1971 में। 1951 में परिवार नियोजन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करना किसका उद्देश्य है? देखिए, जागरूकता किस लिए? जननात्मक रूप से, यानी जनन से संबंधित जो जनन से संबंधित रोग हैं, या शिशु की देखभाल कैसे करनी है, प्रसव के समय क्या क्या चीजें करनी है, इन सभी को जो बताता है वो है जनन एवं बाल सेवा स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, जिसे RCH कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट, बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए किन किन कार्यक्रमों पर वैधानिक प्रतिबंध लगाया गया? यानी वैधानिक प्रतिबंध लगाया गया किस पर? उल्ववेधन तकनीक पर, एमनियोसेंटेसिस पर, क्योंकि उल्ववेधन एक ऐसी तकनीक है जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच की जा सकती थी। ठीक है, ऑप्शन ए। उल्ववेधन में फिर डैश घुले पदार्थों का विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है।
आखिर उल विभेदन की प्रक्रिया कैसे कराई जाती है? तो अगर हम बात करें एक मादा स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में, तो जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो एक झिल्ली में अंदर पैक होता है, वो शिशु एक झिल्ली में पैक होता है। उस झिल्ली को कहते हैं एमनियोटिक झिल्ली। उसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, उसे कहते हैं एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें इस शिशु के बहुत सारे कोशिकाएं भी घुली हुई पाई जा सकती हैं, त्वचा की कोशिका या कैसी भी कोशिकाएं पाई जा सकती हैं। तो सिरिंज के माध्यम से उस एमनियोटिक द्रव को निकालते हैं, परीक्षण करते हैं, उसमें क्रोमोसोम के संख्या को गिन सकते हैं और पता लगाते हैं कि वो कोई आनुवंशिक विकार से ग्रसित तो नहीं है या फिर कोई उसका लिंग क्या है। तो इसके द्वारा हम जान सकते हैं, किसके द्वारा? एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा, एमनियोटिक द्रव। तो एमनियोसेंटेसिस यानी उल विभेदन में हम किस से पता लगाते हैं शिशु के बारे में? एमनियोटिक द्रव से। नेक्स्ट, उल विभेदन प्रक्रिया का उपयोग होता है किस जांच के लिए? देखिए, लिंग जांच के लिए होता है, ये तो आप जानते हो। आनुवंशिक विकार है या नहीं, देखो मेन उद्देश्य तो यही था कि जो गर्भ में पल्ला शिशु है उसमें कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है, इसीलिए लाया गया था। इसको भी हम जांच सकते हैं। उसके शरीर में कोई उपापचयी विकार तो नहीं है, मेटाबॉलिक कोई डिफेक्ट हो, उसकी भी जांच की जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी उल विभेदन का प्रयोग हम तीनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाले के कारण ही इसे बैन कर दिया गया। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज किसने की थी? तो सहेली जो एक पॉपुलर गर्भ निरोधक गोली है, गर्भ निरोधक गोली है, इसकी खोज किसने किया था? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा। ठीक है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा खोजा गया था। और एक चीज बता दें कि जो सहेली होता है, ये जो दवा है वो एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है, नॉन स्टेरॉइडल। बहुत सारे स्टेरॉइडल भी होते हैं लेकिन ये नॉन स्टेरॉइडल है, याद रखिएगा। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट का क्या कारण है? आज के समय में पहले क्या होता था कि माताएं जब संतान को जन्म देती थी, ज्यादातर केसेस में माता की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। प्रसव के बाद भी माता स्वस्थ रहती है। क्यों? क्योंकि प्रसव के बाद क्या क्या चीजें करनी चाहिए, प्रसव के समय क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इन सभी के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई गई, यानी पहले घरों में बच्चे पैदा होते थे लेकिन अब हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो इन सभी के द्वारा मातृ और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। पहला, यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता पैदा की गई, बिल्कुल सही है। चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव, आजकल कोई भी घर में बच्चा पैदा नहीं करता, हॉस्पिटल्स में ही करते हैं। बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल, यानी प्रसव के बाद माता और शिशु की देखभाल की जाती है। उपरोक्त सभी लगा देंगे। ठीक है, यही कारण है जिसके कारण मातृ और शिशु मृत्यु दर में गिरावट पाई गई है। पूरे विश्व की जनसंख्या 1900 से लेकर 2011 तक कितनी थी? अगर हम बात करें 1900 में तो ये लगभग 2 अरब थी, जो बढ़कर 2011 में कितनी हो गई? 7.2 अरब। हम क्या लगाएंगे कि 2 अरब से 7.2 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या 1900 से लेकर 2011 तक। भारत की जनसंख्या आजादी के समय से लेकर 2011 तक कितनी थी? अगर हम आजादी की बात करें, आजादी के समय लगभग 350 मिलियन थी और वही 2011 में पहुंच गई 1.2 अरब, बहुत तेजी से बढ़ी है। यानी कह सकते हैं कि आज के समय में पूरे विश्व में हर छठा आदमी भारतीय है, इतनी ज्यादा जनसंख्या भारत की। ठीक है, ऑप्शन सी लगाएंगे। नेक्स्ट, एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या होता है? गर्भ निरोधक क्या होता है? वे जो गर्भ धारण से रोकते हैं, यानी बच्चा पैदा ना हो पाए, ऐसी युक्तियां यूज की जाती हैं कि सामान्य मैथुन के दौरान भी कोई भी संतान उत्पन्न ना हो सके। ऐसे बहुत सी दंपत्तियां जिन्हें संतान नहीं चाहिए होता कुछ समय तक के लिए, तो वो गर्भ निरोधक का प्रयोग करते हैं। अब गर्भ निरोधक में बहुत सारे तरीके आते हैं जिसके बारे में आप पढ़े हो। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या होता है? एक आदर्श गर्भ निरोधक वो होता है जो प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करे, यानी उसका कोई दुष्प्रभाव उस पर ना पड़े, आसानी से उपलब्ध हो और उनकी किसी भी कामेच्छा मैथुन से कोई भी समस्या उत्पन्न ना करे, बाधा ना बने। यानी प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला हो, आसानी से उपलब्ध हो, प्रभावी, जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव यानी दुष्प्रभाव ना हो, साइड इफेक्ट ना हो, बिल्कुल सही है। उपयोगकर्ता की कामेच्छा प्रेरणा मैथुन में बाधक ना हो, यानी उपरोक्त हम सभी लगाएंगे। एक आदर्श गर्भ निरोधक की ये खासियत होती है। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? प्राकृतिक विधियां, आप प्राकृतिक विधि में कौन कौन सा पढ़े हो? एक पढ़े हो आवधिक संयम, यानी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसमें आपको पता है कि 10वें से 17वें दिन के बीच
मैथुन से बचना चाहिए, तो आप निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, गर्भधारण नहीं होता। दूसरा वाय स्खलन, वाय स्खलन जिसे अंतरित मैथुन या क्वाइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, जिसमें योनि में भी निषेचन से बचा जाता है। तीसरा लैक्टेशनल अमेनोरिया, जिसे क्या कहते हैं, स्तनपान अनार्तव, स्तनपान अनार्तव। लैक्टेशनल एमेनोरिया में जब मादा प्रसव के बाद, मादा जो है किसी संतान को पैदा करने के बाद, यानी किसी बच्चे को पैदा करने के बाद लगभग 6 माह तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, तो उस दौरान भी मैथुन से कोई संतान उत्पन्न नहीं होती। तो ये प्राकृतिक विधियां हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई दवा नहीं यूज की जाती, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और यहाँ पर केवल और केवल एक बात होती है कि इनकी जो है ये काफी हद तक कारगर नहीं होती, काफी कारगर नहीं मानी जाती, क्योंकि काफी चांसेस होते हैं बाय मिस्टेक फर्टिलाइजेशन हो भी जाए। ठीक है, तो ये किस पर काम करती हैं? आवधिक संयम। हम क्या करते हैं कि शुक्राणु को मादा अंडाणु से मिलने ही ना दें। वाय स्खलन में भी वही करते हैं, स्तनपान अनार्तव में भी वही करते हैं। यानी इनका सिद्धांत क्या है कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने ना दिया जाए। ठीक है, यानी शुक्राणु और अंडाणु के संगम को रोका जाए। संगम का मतलब होता है मिलना, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, गर्भ निरोधक की विधि जिनमें दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि में संभोग से बचते हैं, तो ये क्या कहलाता है? अभी बताए थे, आवधिक संयम यानी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें दंपति मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से 10वें और 17वें दिन के बीच मैथुन से बचते हैं, क्योंकि ये जो अवधि होती है वो अंडोत्सर्ग की अवधि मानी जाती है। अंडोत्सर्ग की अवधि मानी जाती है, यानी जिसमें अंडाणु उत्सर्जित होना होता है, और ये प्रक्रिया निषेच के लिए बहुत ही कारगर होती है। निषेच अवधि कहते हैं इसे। यानी अगर 10वें से 17वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन के बीच अगर संभोग किया जाता है सामान्य रूप से, तो निषेचन होने की ज्यादातर चांस होते हैं। गर्भ निरोधक की वह विधि जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकाल लेता है, वीर्य सेचन से बचता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वाय स्खलन या अंतरित मैथुन, जिसे क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गर्भ निरोधक के स्तनपान अनार्तव विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा कितने माह की अवधि तक कारगर मानी जाती है? स्तनपान अनार्तव लैक्टेशनल अमेनोरिया, अभी बताए थे कि प्रसव के बाद मादा में लगभग 6 महीने तक, 4 से 6 महीने तक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, तो इस दौरान निषेचन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये ज्यादातर 6 माह तक ही कारगर मानी जाती है, क्योंकि प्रसव के 6 माह तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां स्टार्ट हुआ वहीं ये कारगर नहीं मानी जाएगी, यानी अधिकतम 6 माह तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक की वह विधि जिसमें किसी दवा या साधन का प्रयोग नहीं होता, अतः जिसके दुष्परिणाम शून्य के बराबर है, और इनके असफल होने की दर काफी अधिक होते हैं। मैंने बताया था कि जो प्राकृतिक विधियां हैं कौन कौन सी, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी आवधिक संयम, क्वाइटस इंटरप्टस यानी वाय स्खलन, और लैक्टेशनल अमेनोरिया स्तनपान अनार्तव, ये 3 प्राकृतिक विधियां जिनमें हम निषेचन से बच सकते हैं, लेकिन इनके असफल होने की दर बहुत अधिक होती है। हो भी सकता है कि उस दौरान अंडोत्सर्ग हो जाए, शुक्राणु अंडाणु से मिल सके। ठीक, तो असफल होने की दर अधिक होती है प्राकृतिक विधि में, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का हम रोधक, किसी भी प्रकार के क्रीम, जेल, इन सब का प्रयोग नहीं करते। तो ये तीनों की तीनों जो विधियां प्राकृतिक विधियां हैं, इनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ऑप्शन डी लगाएंगे। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव सुरू नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। अभी बताए थे कि प्रसव के बाद कितने माह तक? 6 माह तक ऐसा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। रोध विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। बहुत से रोध विधियां, जिसमें आप पढ़ोगे डायाफ्राम, वॉल्ट, कंडोम, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने ना दिया जाए। बिल्कुल सही है। कह रहे कंडोम पतली रबर व लेटेक्स से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड सहेली है। अभी आपने पढ़ा है कि सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। कंडोम गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों तथा एड्स के बचाव में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। जो भी
क्या कहते हैं, रोधक होते हैं, जो बैरियर्स होते हैं, वो हमें एड्स जैसे एसटीडीज से बचाते हैं। एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ऐसे रोग जो यौन संचारित होते हैं। डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, वॉल्ट आदि रबर के बने रोधक होते हैं और इन्हें पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। गलत बात है। ये डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, वॉल्ट, ये सभी सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के लिए होता है, पुरुष इसको यूज नहीं करते, स्त्रियों के लिए होता है। और ये गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाई जाती हैं, जिससे कि शुक्राणु अंदर प्रवेश ना कर सके, और इसे धुलकर वापस इसे प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर नहीं लगा है, ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में गर्भ निरोधक की सबसे प्रभावी और लोकप्रिय विधि किसे मानी जाती है? अंतःगर्भाशयी युक्तियों को, आईयूडी जिसे कहते हैं। आपको पता है आईयूडी कहां लगाई जाती है? गर्भाशय में, यूटेरिन यानी गर्भाशय में। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। एक होती है औषधि रहित, जिसमें किसी भी मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसका एग्जाम्पल है लिप्पस लूप। और दूसरा है तांबा मोचक यानी कॉपर रिलीजिंग आईओडी, जिसके एग्जाम्पल है कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375। ठीक है, इसके बाद एक और आता है हार्मोन मोचक आईओडी, जो हार्मोन रिलीज करता है। उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है प्रोजेस्टोजर्ट और LNG-20। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। औषधि रहित आईओडी लिप्पस लूप है, जिसमें किसी भी मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया जाता। तांबा मोचक आईओडी कैसे काम करता है? तो ये गर्भाशय में कॉपर आयंस रिलीज करता है। कॉपर आयन क्या करता है? शुक्राणु की गतिशीलता, शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया को करता है, यानी शुक्राणु को क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है, जिससे ये अंडाणु से मिल ना सके, और इस प्रकार से ये निषेचन को रोकता है। हार्मोन मोचक आईओडी क्या करता है? तो हार्मोन मोचक आईओडी वो हार्मोन्स को रोकता है जो इम्प्लांटेशन यानी निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया, युग्मनज गर्भाशय में अंतरोपित होता है। आपको पता है कि अंतरोपण कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है। अगर हार्मोन वहां पर नहीं है तो वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग नष्ट हो जाती है, तो अंतरोपण नहीं होता। तो ये हार्मोन मोचक आईओडी ये कार्य करती है। ठीक है, जिनके एग्जाम्पल ये रहे। नेक्स्ट, औषधिक आईओडी के उदाहरण है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, औषधिक नहीं होगा, औषधिक रहित होगा। औषधि रहित आईओडी के एग्जाम्पल लिप्पस लूप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तांबा मोचक आईओडी अभी बताए थे, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तांबा मोचक आईओडी कैसे काम करता है? मैंने बताया तांबा मोचक आईओडी गर्भाशय में तांबा आयन यानी कॉपर आयंस रिलीज करते हैं, जो शुक्राणु की गतिशीलता, भक्षाणु क्रिया को बढ़ाता है। कह रहे हैं अंडाशय में हार्मोन मोचित करता है, गलत बात है। हार्मोन तो हार्मोन आईओडी मोचित करता है, ये गलत है। यह गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित करता है, जो शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया बढ़ा देता है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता व निषेचन क्षमता कम हो जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही बात है। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? अगर हम बात करें गर्भ निरोधक गोलियों में, तो इसमें या तो प्रोजेस्टेरोजन अकेले होगा या प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन के साथ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी लगाएंगे, ए अथवा बी। याद कर लीजिए, गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोजन या प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। गलत कथन का चयन करिए। गर्भ निरोधक गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं। इन्हें आर्तव चक्र के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः प्रथम दिन से शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देते हैं, जिससे शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लग जाता है। सही है। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली एक स्टेरॉइडल सामग्री है। शुरुआत में ही बताए थे कि एक नॉन स्टेरॉइडल होता है, नॉन स्टेरॉइडल होता है, तो ये गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। टीका या अंतरोप की कार्य विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होती है। सही है। मैथुन के 72 घंटों के भीतर ही प्रोजेस्टेरोजन या प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का प्रयोग आईओडी के उपयोग को आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी माना गया। बिल्कुल सही बात है। बलात्कार वाले केसों में या अनचाही प्रेगनेंसी रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। आपने सुना होगा, अनवांटेड 72 आता है। शल्य क्रियात्मक विधियां, जिन्हें बंध्याकरण भी कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। गलत बात है। नॉन रिवर्सिबल होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। नॉन रिवर्सिबल यानी अनउत्क्रमणीय होती है।
अब ये क्या है भैया, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर मान लो हमने ए को बी बनाया तो वापस हम बी को ए बना सके, तो ये कहलाता है रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। यानी हमने क्या किया, प्लास्टिक के बॉटल को गर्म करके गला दिया, ठीक है, वापस उसे उस शेप में बना दिया, तो ये होता है उत्क्रमणीय। लेकिन अगर हम ए को बी में बदल दिए फिर वापस बी में बदल ना पाए, ए में ना बदल पाए, तो उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय। बंध्याकरण में जिसमें हम सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी में क्या करते हैं हम, कुछ कह सकते हैं जो पुरुषों में शुक्रवाहक होती हैं, वास डिफरेंस, उसको काट कर बांध देते हैं, वो नष्ट हो जाती है, वापस हम उन्हें बैक जोड़ नहीं सकते। तो ये एक बार अगर कर दिया गया तो वो फिर संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी सर्जरी कराने के बाद, आपने सुना होगा कि ये सब सर्जरी वगैरह बहुत लास्ट में कराई जाती है, 40-45 उम्र के बाद, नसबंदी जिसे कहते हैं, कराई जाती है, क्योंकि एक बार ऐसा करा दिया गया तो वापस उसे सही नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मादाओं में अंडवाहिनी को काट दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है। अब फिर चाहो कि 2 साल बाद उसको सही कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये उत्क्रमणीय नहीं होता, क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, जिसे वापस सही नहीं किया जा सके, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन यहाँ पर दे दिए हैं। नेक्स्ट, बंध्याकरण प्रक्रियाओं महिलाओं में क्या कहा जाता है। देखो पहले बात कर लो पुरुष में क्या कहते हैं, तो पुरुष में इसे कहते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉसेक्टोमी। शब्द से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस को काटते हैं। और मादाओं में इसे क्या कहते हैं, मादा में कहते हैं अंडवाहिनी नलिका उच्छेदन, अंडवाहिनी नलिका उच्छेदन, जिसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। नाम से क्लियर हो जाता है कि इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। शल्य क्रियात्मक विधियां बहुत ही प्रभावशाली हैं, पर इनमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है, पहले ही बताएं। जनन स्वास्थ्य के रख रखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते, बिल्कुल सही है। गर्भ निरोधक विधियां जनसंख्या के अनियमित वृद्धि का कारण है, गलत बात है। अनियंत्रित वृद्धि का कारण नहीं है, तो रोकती है गर्भ निरोधक, ऑप्शन सी गलत है। गलत कथन का चयन करिए। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन, एमटीपी कहते हैं, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे सामान्य जन के भाषा में एबॉर्शन कहते हैं, एबॉर्शन। एमटीपी का मतलब क्या होता है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही गर्भ से उसे बाहर निकाल दिया जाए, वैक्यूम क्लीनर वगैरह लगाकर, आपने सुना होगा, तो भी गलत ही है एमटीपी। भारत सरकार ने एमटीपी को कुछ सख्त नियमों के साथ सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। सगर्भता की दूसरी तिमाही में, अर्थात सगर्भता के 24 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है, गलत बात है। अगर हम ये बात करें तो ये 12 सप्ताह तक के लिए माना जाता है। 12 सप्ताह यानी प्रथम तिमाही तक सेफ होता है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रथम तिमाही तक, प्रसव गर्भावस्था शुरू होने के प्रथम 3 महीने तक अगर एमटीपी कराई जाती है तो सेफ मानी जाती है, उसके बाद बहुत खतरनाक मानी जाती है। ऑप्शन सी, माता के लिए भी खतरनाक हो जाती है। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचरित होता है, ठीक है, यहाँ हॉट नहीं होता है, यानी ऐसा रोग जो मैथुन के दौरान संचरित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम रतिज रोग, वेंडल डिजीज भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, वेंडल डिजीज कहते हैं, ठीक है। जनन मार्ग संक्रमण आरटीआई कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी लगाएंगे। यानी वो रोग जो मैथुन के दौरान फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसे हम वेंडल डिजीज भी कह सकते हैं, आरटीआई भी कह सकते हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कह सकते हैं। यौन संचारित रोगों के उदाहरण है। यौन संचारित रोग वे रोग हैं जो मैथुन के द्वारा एक दूसरे में फैलते हैं। सुजाक, सिफिलिस, एक्रिसोद बी यानी हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल सही है। जननी परिसप, क्लेमाइडिस्ता, ट्राइकोमोनास्ता, ये भी सही है। लैंगिक मत से एड्स, उपरोक्त सभी लेंगे, यानी ये सभी के सभी रोग यौन संचारित रोग होते हैं। यौन संचारित रोग जिनका पूर्ण इलाज अभी संभव नहीं है,
3 रोग ऐसे हैं जिनका अभी कोई भी पूर्ण इलाज संभव नहीं है। वो है जेनाइटल हर्पीज यानी जननिक परिषद, जिसे क्या कहते हैं, जेनाइटल हर्पीज कहते हैं, और यकृत शोथ भी यानी हेपेटाइटिस बी और एड्स, इन सभी का कोई पूर्ण इलाज नहीं है। ऑप्शन डी लिखाएंगे। गलत कथन का चयन करिए। यौन संचालित रोगों की शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननी क्षेत्र में खुजली, तरल आना, हल्का दर्द, सूजन आदि भी हो सकता है। सही है। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट भी नहीं होते हैं और इसलिए बहुत लंबे समय तक पता नहीं चल पाता रोग का। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट ना होना जटिलताएं उत्पन्न करती हैं, जो कि श्रोणि सतहज रोग, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, अस्थानिक सगर्भता आदि का कारण बनती है। ये भी सही है। यौन संचालित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है और इसे जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम से अलग रखा गया है। गलत बात है। यौन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, के अंतर्गत ही रखा गया, अलग नहीं रखा गया है। ऑप्शन डी ही गलत है, यही लगा दीजिए टिक। नेक्स्ट, यौन संचालित रोगों से बचाव के क्या उपयोग है? किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें, बिल्कुल सही है। मैथुन के समय कंडोम का इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही है। यदि कोई आशंका हो तो तुरंत प्रारंभिक जांच हेतु योग्य डॉक्टर से मिलें, उपरोक्त सब। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। बंधता का कारण हो सकता है शारीरिक, जन्मजात बीमारी, औषधि, प्रतिरक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक। सही है। विशिष्ट सेवा इकाई बंधता क्लिनिक नैदानिक जांच में सहायक होते हैं और कुछ विकारों की का उपचार कर दंपति को संतान पैदा करने में सहायक होते हैं। सही है। ऐसे विकार जिन्हें ठीक कर पाना संभव नहीं हो, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा बच्चा पैदा करने में मदद करते हैं। इन्हें सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। पात्र निषेचन में अंडाणु व शुक्राणु को प्राकृतिक रूप से मादा के अंडवाहिनी के निषेचन होते, अंडवाहिनी में नहीं। अगर हम पात्र निषेचन की बात करें तो ये होता है इन विट्रो, और इन विट्रो का मतलब होता है शरीर से बाहर, यानी लैब में जब इसे हम अंडाणु शुक्राणु को मिलाकर यूनिट बनाते हैं तब उसे कहते हैं। ऑप्शन डी गलत है। गलत कथन का चयन करिए। बंधता का कारण हो सकता है, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति या दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने को क्या कहते हैं? देखिए, युग्मनज बना रहे हैं प्रयोगशाला में यानी शरीर से बाहर, तो इसे क्या कहेंगे? पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, पात्र निषेचन के फलस्वरूप जो उत्पन्न युग्मनज है, अगर वो 8 ब्लास्टोमियर अवस्था में है तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बताया गया है। एक होता है ZIFT, एक होता है IUT। ZIFT जब 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में हो तो इसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में। इसीलिए इसे लिखा भी गया है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ZIFT, तो फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी। लेकिन अगर 8 से अधिक हो, 8 से अधिक हो तब इसे हम फैलोपियन ट्यूब में नहीं, गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं और तब वहां पर इसे कहते हैं IUT, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। तो IUT क्या कहलाता है? अब पूछ लिया, युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर में गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाए, नहीं, 8 से अधिक। युग्मनज जब 8 ब्लास्टोमियर से अधिक अवस्था में हो और इसे अंडवाहिनी में, गलत बात, गर्भाशय में। युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर से कम, गलत बात। युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर से अधिक और गर्भाशय में स्थानांतरित किया, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ऐसे मामलों में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, देखो स्त्री क्या कर रही है? अंडाणु नहीं उत्पन्न कर पा रही, लेकिन निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उसका गर्भाशय सही है, तब क्या करें? तो चुपचाप इस स्त्री के फैलोपियन नलिका में हम युग्मक को प्रवेश करा दें किसी दाता स्त्री से लेकर। तो इसे कहते हैं, जब युग्मक को स्थानांतरित करते हैं तो इसे कहते हैं युग्मक अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण, जिसे इंग्लिश में GIFT कहते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। शुक्राणु को जब सीधे ही अंडाणु में प्रवेश करा दिया जाए तब इसे क्या कहते हैं? इंजेक्शन के माध्यम से शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कर दें तब इसे कहते हैं अंतः शुक्राणु निक्षेपण, ठीक है, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बंधता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने में, पुरुष साथी में दिक्कत है, वीर्य सेचित नहीं कर पा रहा है या उसमें शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, तो हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं? इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI का प्रयोग कर सकते हैं, अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, A और B, ऑप्शन डी लगा देंगे। नेक्स्ट, बस तो ये था आज का अध्याय जनन स्वास्थ्य, जिसमें आपने जाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से NCERT के प्रत्येक लाइन को।
यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। इन टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा जो कि जल्दी ही बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें, धन्यवाद।